फिर से ना न्यू। नमस्कार, मैं मणि सर, साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल में, वो है विशाल गंगा मैदान के उच्चावच। तो सबसे पहले हम विशाल गंगा मैदान के सामान्य परिचय पे बारे में ध्यान दें। तो विशाल गंगा मैदान विकास क्रम के आधार पर भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। ये गंगा मैदान नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है, विशाल गंगा मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है, इसके भूगर्भ में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि विशाल गंगा मैदान का निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल का मतलब होता है हिमकाल। इस काल में भारत में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहला, विशाल गंगा मैदान का निर्माण हुआ। दूसरा, कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। तीसरा, चिल्का झील का विकास हुआ। और वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व के जितने बड़े मीठे पानी की झीलें हैं हिमालय से निर्मित, वो सब प्लीस्टोसीन काल से ही निर्मित है। तो प्लीस्टोसीन काल में विशाल गंगा मैदान का निर्माण हुआ। इसके भूगर्भ में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माना यह जाता है कि विशाल गंगा मैदान जो है ये तेथीस सागर का अवशिष्ट भाग है। अवशिष्ट भाग। तो विशाल गंगा मैदान किसका अवशिष्ट भाग है? तेथीस सागर। जैसे जो आज हमारा हिमालय है, उस हिमालय के पूर्व एक लंबा सकरा उथला जलीय भाग था जिसे हम भूसन्नत कहते हैं, क्योंकि विश्व के जितने नवीन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ भूसन्नतियों के सहारे हुआ है। तो लंबे सकरे जलीय भाग को जो है, उथले जलीय भाग को भूसन्नत कहा जाते हैं। तो इस भूसन्नत के सहारे विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद इस भूसन्नत का जो भाग ऊपर उठ नहीं पाया, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां या तिब्बत के पठार से निकल के हिमालय को काट करके इस भूसन्नत जो अवशिष्ट भाग है उसमें अवसादों का निक्षेप की, जिससे एक समतल मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो विशाल गंगा मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। एक किसका अवशिष्ट है? तेथीस सागर का अवशिष्ट भाग है। इसके भूगर्भ में क्या पाया जाता है? इसके भूगर्भ में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपरी भाग में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यही चट्टानें हिमालय में भी पाई जाती है। हिमालय के भूगर्भ में भी ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपरी भाग में जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये माना जाता है, भूगर्भवेत्ता मानते हैं कि विशाल गंगा मैदान जो है ये तेथीस सागर का अवशिष्ट भाग है। अब बात आती है कि जो विशाल गंगा मैदान हमारा है, ये इसके बारे में एडवर्ड स्वेस ने इसे 4 डीप कहा है। और कर्नल बुराड़ ने इसे रैंप वैली कहा है, भ्रंश घाटी कहा है। तो अब यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने विशाल गंगा मैदान को 4 डीप की संज्ञा दी, या किसने विशाल गंगा मैदान को रैंप वैली या भ्रंश घाटी की संज्ञा दी? तो कर्नल बुराड़ ने। अब यहाँ पर विषय यह है कि जो विशाल गंगा मैदान है इसका कुल विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सीमा से लेकर के, अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, बंगाल और यहाँ तक कि असम घाटी। तो असम घाटी को जब मिला लिया जाता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। जैसे यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है आपका विशाल गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है लगभग पश्चिम में चौड़ाई 500 किलोमीटर है और पूर्व में 145 किलोमीटर है। अर्थात यह गंगा मैदान का पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है और पूर्वी भाग क्या है? सकरा है। ठीक है,
इस गंगा मैदान की सर्वाधिक जो गहराई है, सर्वाधिक गहराई है, सर्वाधिक गहराई दिल्ली से लेकर राजमहल पहाड़ी तक है, राजमहल पहाड़ी तक है। तो विशाल गंगा मैदान की सर्वाधिक गहराई कहां से है? दिल्ली से लेकर राजमहल की, राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पूछा गया प्रश्न है कि विशाल गंगा मैदान की सर्वाधिक गहराई किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? तो दिल्ली से लेके जो है क्या कहते हैं इसको, राजमहल की पहाड़ी तक है। तो ये कुछ विशाल गंगा मैदान का सामान्य परिचय रहा। अब यहाँ पर जो दूसरा चर्चा है, इसको दूसरा चर्चा है, हाँ, इसको जो है उच्चावच की चर्चा करते हैं। अब विशाल गंगा मैदान के उच्चावच, तो इनके उच्चावच जो है धरातल के समतल भाग को क्या कहते हैं? उच्चावच। तो क्रमशः क्या है? क्रमशः भावर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, ऐसे कुछ समझे। ये चार उच्चावच है, ठीक है। अब इनसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, तो इस पे भी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये क्षेत्र है, ये आपका हिमालय है, इसी के समानांतर जो है, अब यहाँ पर्वत हिमालय है, नदियां आकर के गिरती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सतलज हुआ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। सब नदियां जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो होता क्या है कि होता क्या है कि भावर, तराई, खादर। अब आते हैं भावर की चर्चा। भावर किसे कहते हैं? देखिए, शिवालिक पर्वत के सहारे मैदानी भाग क्या है? भावर कहलाता है, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत, अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, शिवालिक पर्वत के सहारे स्थित विशाल गंगा मैदान को कहा जाता है भावर, तराई, खादर, बांगर। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? भावर कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, इसका भावर कैसे बनता है? तो आप यहां देखिए, जैसे ये क्षेत्र है, अब यहां से नदियां निकलती है। जब कोई नदी पर्वतीय भाग से निकलती है तो उसका पर्वतीय क्षेत्र में ढाल तीव्र होता है। ढाल तीव्र होने के कारण नदियों की गति जो होती है अधिक होगी। नदियों की गति जितनी अधिक होगी तो अपर्दन क्षमता अधिक होगा, अर्थात मिट्टी का कटाव अधिक करता है। तो नदी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स को लेकर के बहती रहती है। जैसे ही नदी पर्वत को क्रॉस करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग समतल रहता है, तो नदी का वेग कम हो जाता है। तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, उन्हीं बोल्डर्स को क्या क्या करती है? निक्षेप कर देती, जमा कर देती है। तो भावर का निर्माण जो है, निर्माण किससे हुआ? इसको कहते हैं जलोढ़, शंकु और जलोढ़ पंख। मतलब जो बारीक कण है, मोटे कण है, उसको पंख कहा गया है। जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें जलोढ़ शंख कहते हैं। तो नदियां जो है जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख, अर्थात जो भावर प्रदेश है, ये शिवालिक पर्वत के सहारे नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख से निर्मित है। अब इसमें क्या क्या विशेषता है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भावर से प्रारंभिक परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम में, तो आपको पूरा भावर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो शिवालिक पर्वत के सहारे विशाल गंगा मैदान को भावर कहते हैं। इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख, बड़े बोल्डर्स और बारीक कणों से निर्मित निक्षेप से हुआ है। अब इस प्रदेश में नदियां जो होती हैं कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। नदियां क्या होती हैं? कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ऊपर से शुष्क दिखाई देती हैं और नीचे पानी का प्रवाह बना रहता है, तो कई धाराओं में, इसलिए इसे हम शुष्क डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रदेश में नदियां क्या कहते हैं? भावर प्रदेश में
नदियां शुष्क शुष्क डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आपसे जैसे डेल्टा शब्द जब आता है तो हमारे कॉन्सेप्ट में यह रहता है कि डेल्टा किसी जब कोई नदी सागर या झील में गिरती है और अपने अवसादों को निक्षेपित करती, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो वहां आर्द्र नम डेल्टा रहता है, लेकिन भावर प्रदेश में भी डेल्टा का निर्माण होता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। अर्थात उसका ऊपरी भाग सूखा रहता है, निचले भाग में कंकड़ पत्थरों के बीच पानी का प्रवाह बना रहता है, नदियां कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उसे हम शुष्क डेल्टा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो भावर प्रदेश है, नदियां लुप्त है, लेकिन आगे जाकर के फिर नदी का प्रवाह बना जाता है, इसलिए इस प्रदेश में नदियां जो है खंडित अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो भावर प्रदेश में किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनता है? खंडित। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भावर प्रदेश में किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनता है? खंडित। भावर प्रदेश की नदियां किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? शुष्क डेल्टा का निर्माण करती हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है, इस प्रदेश में जो भूगर्भ जल स्तर है, भौम जल स्तर मतलब वाटर लेवल, वो सबसे ऊपर पाया जाता है। अब यहां पर भी प्रश्न पूछा जाएगा किस प्रदेश में भौम जल स्तर सबसे ऊपर है? तराई, खादर, बांगर, भावर। तो आपका उत्तर क्या होगा? भावर। जलस्तर जो है सबसे ऊपर भावर में रहता है, लेकिन जो जल भंडार है वो खादर में सबसे अधिक रहता है। तो दोनों में अंतर है। जल भंडार पूछे तो खादर लगाइए, भौम जल स्तर पूछे तो वो आप ऊपर भावर लगाइए। तो भौम जल स्तर ऊंचा रहता है, शुष्क डेल्टा का निर्माण करती हैं, यहाँ पर नदियां खंडित अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। चौथा प्रश्न जो बनता है वो ये है कि इस प्रदेश में हिंसक पशुओं का वास स्थान रहता है। भावर प्रदेश में कैसे पशुओं का वास स्थान रहता है? हिंसक पशुओं। अर्थात आप ऐसे जानिए कि इस भावर प्रदेश में घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जहां घास होगा वहां शाकाहारी जानवर होगा, और शाकाहारी जानवर पर निर्भर रहने वाला हिंसक पशु मांसाहारी होगा। तो इसलिए इस प्रदेश में जो है हिंसक पशुओं का वास स्थान पूछता है। अब आपको भावर से 4-5 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि शिवालिक पर्वत के सहारे गंगा के मैदान को कहा जाता है तराई, खादर, बांगर। तो आपका उत्तर क्या है? भावर। दूसरा, भावर प्रदेश की नदियां किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? खंडित। क्योंकि बीच में जो कंकड़ पत्थर है, नदियां लुप्त हो जाती है, फिर आगे वो सतह पर आती हैं, तो खंडित अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रदेश में नदियां किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? शुष्क डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि नदी का जल जो होता है वो कंकड़ पत्थरों के नीचे ही प्रवाहमान होता है, ऊपर वो सूखी दिखाई देती है। शुष्क डेल्टा का निर्माण। इस प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर ऊपर रहता है और हिंसक पशुओं का वास स्थान होता है। इतना चीज अगर आप भावर प्रदेश के बारे में क्लियर कर दिए तो समझिए कि आपका ये इससे अधिक प्रश्न नहीं बन सकते हैं। अब जैसे इसका विस्तार है तो उत्तराखंड में देख लीजिए, मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से लेकर के जहां जहां नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, जैसे मान लीजिए कि गंगा है, यमुना है ना, ये बड़ी नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा है, बिहार में गंडक, कोसी है। ये इन क्षेत्रों में नदियां जो है भावर प्रदेश का निर्माण करती हैं। अब भावर प्रदेश के बाद आपका दूसरा प्रदेश आता है तराई, जहां पर भावर प्रदेश का समापन होता है। जहां पर भावर प्रदेश समाप्त होता है उसी के समानांतर 20 से 30 किलोमीटर की एक मोटी एक पट्टी है, पतली, उसी पट्टी के रूप में जो है तराई मैदान कहते हैं। तराई मैदान भावर में जहां कंकरीली पथरीली मिट्टियां पत्थर पाए जाते हैं, वहां तराई मैदान में क्या होता है? ये निम्न भूमि का मैदान है। किसका है? निम्न भूमि का मैदान है, भूमि का मैदान है। और यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए नवीन बारीक अवसादों का हर वर्ष निक्षेप होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। समतल मैदानी भाग है, निचला भाग है। तो जैसे ही नदियां पर्वतीय क्षेत्र से भावर को क्रॉस करके इस मैदान में प्रवेश करती हैं तो नदियों का पानी या हम कहा से बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फैलता है। तो इस प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप भी काफी अधिक रहता है तराई प्रदेश में। अब चूंकि नदियां नवीन अवसादों का निक्षेपण करती रहती है हर वर्ष, इसलिए यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। इस तराई प्रदेश में है मीठे पानी की झीलें एवं दलदल भूमि पाई जाती है। दलदल भूमि। अब यहां से पूछा गया है कि
किस प्रदेश में मीठे पानी और दलदल भूमि के लिए जाना जाता है? तो वह कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश है। ठीक है, अब तराई प्रदेश का विस्तार आपका यूपी में है, बिहार में है, उधम सिंह नगर में है, आपके उत्तराखंड है। तो भावर प्रदेश के समांतर बारीक कणों से निर्मित निम्न भूमि के मैदान को तराई कहते हैं। यहाँ पर नदियां हर वर्ष बाढ़ के प्रभाव से नवीन अवसादों का निक्षेपण करती है, मृदा उपजाऊ होती है, जगह जगह दलदल भूमि और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। एक चीज और है इसमें, इस प्रदेश में जगह जगह बाढ़ का पानी वर्ष भर इकट्ठा रहता है। इन वाले भागों में बाढ़ का पानी क्या होता है? वर्ष भर इकट्ठा रहता है। इसके इकट्ठा रहने से इस प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप जो होता है काफी अधिक रहता है। यहाँ के मच्छर काफी मोटे मोटे पाए जाते हैं, काले, है ना, तो मच्छरों का प्रकोप भी अधिक रहता है। अब इसीलिए वहां पर इंफ्लाइटिस जो है, मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो तराई प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है, कृषि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आपका बांगर। बांगर बांगर मैदान। देखिए, ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे हम बांगर भूमि कहते हैं। ये काफी ककड़ीली पथरीली होती, बारीक कण होते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, एक प्रकार से अनुपजाऊ भूमि होती है। इसमें कल्लर भूमि या जिसे कहते हैं रेह या लवणी मृदा अधिक पाई जाती है बांगर भूमि में। तो बांगर भूमि वह भूमि है जहां बाढ़ का पानी या वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता हो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? गोरुड। क्या कहते हैं? गोरुड। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को गोरुड कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को माटा कहते हैं। तो भावर प्रदेश की जो मिट्टी है वो गोरुड कहलाती है, भूड़ कहलाती है, कल्लर भूमि के रूप में होती है। और इसका जो विस्तार है, भावर का विस्तार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इसमें सर्वाधिक विस्तार जो है हरियाणा में है। पूछा गया है कि बांगर भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई कहे तराई और बांगर में क्या अंतर है, तो तराई में नवीन मिट्टी का अवसादों का निक्षेप होता है, बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है, लेकिन बांगर भूमि में ऐसा नहीं है। यही अंतर है, तराई भूमि उपजाऊ है और बांगर भूमि अनुपजाऊ है। तो बांगर भूमि हो गया। तो अभी आपने 3 उच्चावचों का अध्ययन किया क्रमशः, भावर, भावर के बाद तराई, तराई के बाद आपका आता है बांगर। अब बांगर के बाद आता है एक भूमि खादर। क्या है? खादर। तो विशाल गंगा मैदान में खादर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पश्चिमी बंगाल, यहां भी बाढ़ का पानी क्या है? पहुंचता रहता है। नवीन अवसादों का निक्षेप रहता है। ये खादर भूमि काफी उपजाऊ होता है। यद्यपि बाढ़ के कारण खरीफ की फसल हम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन रबी की फसल के लिए भूमि काफी वरदान है ना। बिना खाद डाले ही आप अच्छा उपज पा सकते हो। तो खादर भूमि काफी उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर भूगर्भ जल भंडार सबसे अधिक। विशाल गंगा मैदान के जितने उच्चावच हैं, भावर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, इन सब में सबसे अधिक अगर जल भंडार है तो वो कहाँ है? खादर में। ठीक है, तो खादर जल भंडार के लिए जाना जाता है, उपजाऊ मृदा के लिए जाना जाता है। अब लास्ट में जो एक आता है, क्या है? डेल्टा। तो सागर तटीय भाग को क्या कहते हैं? डेल्टा, जहां पर नदियां अपने द्वारा लाए गए बारीक अवसादों का निक्षेप करती हैं, कई शाखाओं में जो है विभक्त हो जाती हैं। अब इस डेल्टाई प्रदेश की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। यह प्रदेश जूट और चावल के उत्पादन के लिए, डेल्टाई प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर
छोटे छोटे गड्ढे, चार और बील पाए जाते हैं। मतलब जो ऊंचे टीले होते हैं, ऊंचे टीले, इसे कहते हैं चार, और जो गड्ढे होते हैं उसे कहते हैं बील। तो चार और बील किस प्रदेश की विशेषता है? आपका उत्तर क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से विशाल गंगा मैदान को इतने वर्गों में बांटा गया है। अब फिर से आप जाने रहिए कि विशाल गंगा मैदान हिमालय के बाद भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यह टेथीस सागर का अवशिष्ट भाग है। इसके भूगर्भ में जो है ग्रेनाइट नीच चट्टानें पाई जाती है। इसके ऊपरी भाग में नवीन अवसादों का निक्षेप है। यह काफी उपजाऊ भूभाग है। यह भारत का हार्टलैंड कहलाता है। ठीक है, और इस प्रदेश में इसका विस्तार पंजाब से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम घाटी तक इसका विस्तार है। ठीक है, पश्चिम इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर के आसपास है, पूर्व में 145 किलोमीटर के आसपास है। यह मैदानी भाग में उच्चावच की विविधता पाई जाती है। उच्चावचों का क्रम विकास अगर देखा जाए तो भावर के बाद आपका आता है तराई के बाद बांगर के बाद खादर के बाद डेल्टा। भावर की विशेषता क्या है? यहाँ शुष्क डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, हिंसक पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, भूगर्भ जल भंडार उच्च पाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, और नदियां खंडित अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख से निर्मित। ये 5 पॉइंट भावर के बारे में आप जानिए। शिवालिक पर्वत के सारे कौन सा मैदानी विभाग है? तो वह भावर है। जहां भावर समाप्त होता है उसी के समानांतर आपका जो है तराई प्रदेश होता है, बारीक कणों से होती है, निम्न भूमि का भाग है, और यहाँ नदियां नवीन अवसादों का प्रतिवर्ष निक्षेपण करती है, क्योंकि बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता रहता है। मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, दलदल भूमि और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्ष भर जगह जगह जल का जमाव रहता है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप रहता है। इसके बाद आता है बांगर वह भूमि होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता है। वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ककड़ीली पथरीली मिट्टी होती है, अनुपजाऊ होती है, रेत या कल्लर भूमि के रूप में पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी को गोरुड़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? गोरुड़ कहा जाता है। तो गोरुड़ हो गया। इसके बाद अगर आपको यह है तो ये मैदानी भाग जो बांगर है, इसका सर्वाधिक विस्तार हरियाणा में है। विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में है। इन तीनों में सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? हरियाणा में है। तो इसको ये भी जानना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। इसके बाद आता है आपका खादर। तो खादर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार विशेष करके फैला हुआ है। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नवीन अवसादों का निक्षेप करता है, बाढ़ से सभी प्रभावित क्षेत्र होता है, और यहाँ पर भूगर्भ जल भंडार सबसे अधिक पाया जाता है। मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। डेल्टा सागर तटीय भागों के जो अवसादों के निक्षेप से मैदानी भाग है उसे हम डेल्टा कहते हैं। जगह जगह गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को बील कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं जिसे हम चार कहते हैं, चार और बील। यहाँ पर चूंकि आर्द्र उष्ण वातावरण होता है, वर्षा अधिक होती है, नम भूमि पाई जाती है, इसलिए जूट और चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब विशाल गंगा मैदान का अगर महत्व देखा जाए तो विशाल गंगा मैदान क्या है? महत्व जो है काफी महत्वपूर्ण है। विशाल गंगा मैदान का महत्व, तो महत्व क्या है? नंबर 1, उपजाऊ कृषि भूमि। ठीक है, देश का लगभग 50% खाद्यान्न उत्पादन यही होता है। ठीक है, तो उपजाऊ कृषि भूमि है। रबी खरीफ जायद तीनों फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। एक आदर्श जलवायु, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दूसरा इसका जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर नदियां सतत प्रवाहमान है, समतल मैदानी भाग से होती है। तो 9 गम्य भी हैं। कैसी हैं? 9 गम्य है, अर्थात आंतरिक जल मार्ग के विकास की संभावना है। इस विशाल गंगा मैदान में अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नगर स्थित है। इसलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से यह मैदानी भाग क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए, यह मैदानी भाग जलवायु के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अनुकूल जलवायु, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यह मैदानी भाग
पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नगर यहाँ पर स्थित है। इस मैदानी भाग में कृषि का स्वरूप काफी व्यापक है, कृषि विविधता काफी अधिक पाई जाती है, कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, नदियां सतत वाहिनी है, इसलिए समतल मैदानी भागों से गुजरने का नौगम्य है। कृषि क्षेत्र में यह मैदानी भाग काफी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के हम यही समझ सकते हैं कि विशाल गंगा मैदान भारत का हृदय स्थल या आत्मा कहलाता है। यह भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है विकास क्रम के आधार पर। इसका क्षेत्रफल 7.5। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं विशाल गंगा मैदान से, हर साल आते हैं, पीसीएस मेंस में भी आया है। एक सिंपल प्रश्न, विशाल गंगा मैदान के उच्चावचों का वर्णन करें। विशाल उच्चावचों का वर्णन करें तो आप ऐसे करिए। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, अन्य एग्जाम देने, एलटीजीआईसी, ऑब्जेक्टिव, तो आप भावर, तराई, खादर, बांगर की क्या क्या विशेषता है जो मैंने आपको अभी बताया है उस पर आप ध्यान दीजिए, तो निश्चित ही विशाल गंगा मैदान से कोई प्रश्न बचता नहीं है। अब बात आती है इसका एक अलग पॉइंट है कि विशाल गंगा मैदान का वर्गीकरण। तो विशाल गंगा मैदान का वर्गीकरण जो है कई तरीके से है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, पश्चिमी अपर गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। अब इन तीनों की अलग अलग विशेषता है, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इतना आज आपको बताए सामान्य परिचय, किस काल में इसका निर्माण हुआ है, एक इसका अवशिष्ट भाग है, इसकी चट्टानें कैसी हैं, भूगर्भ में क्या है, इतना ध्यान दीजिए। इसके बारे में कर्नल बुराड़ ने क्या कहा है ये भी जाने रहिए, स्वेस ने क्या कहा ये भी जाने रहिए। विशाल गंगा मैदान का गहराई जो है सबसे अधिक कहाँ है, तो मैंने बताया कि विशाल गंगा मैदान की सर्वाधिक गहराई दिल्ली से राजमहल की पहाड़ी तक है। इसको भी ध्यान संज्ञान में आप रखे रहिए। फिर तराई, बावर, खादर, इतना चीजें अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और इस तरह में आप अगर ध्यान रखें तो आपका प्रश्न विशाल गंगा मैदान से अगर आता है तो जो है निश्चित ही सही होगा। जय हिंद।